नमस्कार नमस्कार। श्रोताओं। ये जैसा कि आपको पता है, एक हमारा प्रोग्राम चलता है, एक ही मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम हर बार एक नई शख्सियत का इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं और उनके जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं जो कि गुड़गांव से आए हैं और वो समाज में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए। तो उनसे हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कुलबीर जी, आप अपना परिचय दें। नमस्कार जी। श्रोताओं नमस्कार। मैं कुलबीर सिंह, गांव बालोट, जिला रोहतक, हरियाणा से 30 साल से मैं गुड़गांव में अपना दिनचर्या चला रहा हूँ। परिवार सेटल है। तो समाज में युवाओं पे और नारी शक्ति पे हम एक समाज सेवा के तहत काफ़ी कुछ काम करते हैं, जिसमें आप युवाओं का विशेष योगदान रहता है। और बच्चे भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करके और अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कोई सारा चीज़ हमारी ठीक है। तो समाज के लिए हम प्रॉपर टाइम निकालते हैं, डेली कंटिन्यू टाइम निकालते हैं। तो किस तरह का, कैसे, मतलब आपका कोई क्या ये एनजीओ है या किस माध्यम से आप काम करते हैं? 3 साल पुराना अनमोल रत्न संस्था करके एनजीओ है, जिसके माध्यम से हम महिलाओं पर, पर्यावरण पर और युवाओं पर विशेषकर काम करते हैं। गृहिणी महिलाएं हैं तो उनके लिए भी हम स्वयं रोजगार पे काम करते हैं। अभी पिछले 3 महीने में हमने 100 से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक सहायता दिला के और उनको काम सेटल करवाए। एक कैश नहीं दिया, उनको सामान दिलवाया 12-12, 13-13 हज़ार रुपये का, तो जिससे वो घर से छोटा मोटा काम करें और अपना एक बच्चों की फीस भी अगर निकाल लें तो उसके लिए। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं कुलबीर जी। तो मुझे आप अपना हम इस प्रोग्राम के माध्यम से एक जो लाइफ जर्नी है वो भी हम स्केच उसका बनाते हैं श्रोताओं के सामने। तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए, आप कहाँ पैदा हुए, कैसे आपका बचपन बीता, कहाँ आपने पढ़ाई लिखाई की? मैं गांव बालोट में मेरा जन्म हुआ था। सरकारी स्कूल में मैं शिक्षा ग्रहण की और बगैर कोई कोचिंग की व्यवस्था भी नहीं होती थी। किसान घर से पैदा हैं तो खेत का काम भी होता था। तो जैसे तैसे करके हम पढ़ाई को बराबर करके और एक पढ़ाई का सफ़र पूरा हुआ तो फिर कमाने के लिए गुड़गांव निकले। वहाँ अपना कमाने का सफ़र पूरा हुआ तो फिर समझ में आई धीरे धीरे कि भाई हम जब अपनी ज़रूरतें पूरी होगी तो कुछ समाज के लिए हम दे के जाएँ। उसको लेके फिर हम आगे इसमें हैं। आईटीआई मैंने की है, वो भी रोहतक से ही की है। तो मेरा सारा जो है सरकारी सिस्टम से ही पढ़ाई पूरी हुई है। मेरी कोई प्राइवेट एजुकेशन नहीं, हाई फाई कोई कोचिंग मैंने नहीं ली। तो सब चीज़ें उससे आ जाती हैं कि भाई मेहनत जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मालिक परमात्मा साथ देता है। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरी माँ है, सबसे पहले नंबर उन्हीं का आता है। मेरी माँ का ही, माँ बाप का ही परिवार होता है। परिवार तो मेरा तो नहीं है, माँ बाप बैठे हैं तो उनका परिवार होता है। फिर एक भाई है मेरा, वो फौज से रिटायर है। उनका लड़का है, वो भी फौज में है। और फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया था तो मेरे पास 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी वो सीए है, छोटी है वो एमबीए है, और लड़का वो बीबीए करके और अभी प्रॉपर्टी में अपना किस्मत आजमा रहा है। बाकी ये है। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, ये जो सामाजिक कार्य जो का जो बीड़ा उठाया आपने, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा जी 94 में मैं गुड़गांव में गया था। तो वहाँ पे मैं जॉब के लिए, मेरे को जॉब मिल गया। लेकिन जब जॉब से निकल रहा था तो एक देहात का बच्चा गेट पर खड़ा था कागज़ लेके, और गार्ड उसको हड़का रहा था कि अंदर कोई जगह नहीं है। और अंदर हमारे पास जो हमारे बॉस थे वो कह रहे थे लड़के चाहिए। उस चीज़ को मैंने फील किया और मैंने उस लड़के के कागज़ डायरेक्ट पकड़े और अंदर भेज दिए। तो वहाँ से मेरे को ये लगा कि ये बीच का सिस्टम है जो गार्ड का है, वो उनको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से लगाओ, कैसे लगाओ, वो उसको हेल्प नहीं कर पा रहे थे। वहाँ से मेरी आदतें बनी। फिर मैं हर साल ज़्यादा नहीं तो 100+ बच्चों को मैं हेल्प कर देता हूँ इस तरह की। ज़्यादा बड़ी जॉब के लिए मैं प्रेफर नहीं करता। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट करके या पीएचडी करके, उनको तो शिक्षा कोई दे नहीं सकता, वो खुद ले सकते हैं। लेकिन जो 10वीं के बाद रास्ता भटकते हैं बच्चे, आर्थिक स्थिति घर की कमज़ोर होती है,
तो मैं उन पर विशेष फोकस करता हूँ कि वो रास्ता ना भटकें, अपनी दिनचर्या से जुड़ें और एक्स्ट्रा टाइम में वो अच्छा काम करके अपनी आदतें सही रखें, बिजी रखें अपने शेड्यूल को। ये मेरा काम रहता है। और महिलाओं का के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? महिलाओं को सर जो देहात में गांव में दूर दराज में रह रहे हैं उनके लिए हम मधुमक्खी पालन का हम उसमें वो करते हैं कि भाई शिक्षा ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, उनके बॉक्स भी सेटअप करवाते हैं और उनका जो शहद होता है वो बिकवाने तक का भी हम रास्ता बताते हैं उनको। अच्छा, तो और आप मतलब भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आप करना चाहते हैं? मैं युवाओं और महिलाओं पे कंटिन्यू ये काम रहेगा सर कि ये तो ज़रूरतें हैं जो निकलती रहती हैं समाज में। भाई आज जिसकी ज़रूरत पूरी होगी कल दूसरा, आज जो 18 साल का वो 21 का होगा, फिर उसकी ज़रूरतें आएंगी। आज जो बेटी है कल बहू बनेगी तो वो घर में उसको ज़रूरत, तो ये एक चीज़ चलती रहेगी। इसको बड़े लेवल पे मैं यही कहूँगा कि भाई जो गांव में देहात में बहन बेटियां हैं भाई घर से बाहर नहीं निकल पाती, अगर उनके पास खेत का संसाधन है तो सबसे अच्छी चीज़ है जो शहद का ही मैं कहूँगा। अब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, एक बार सेटअप लगा दिया तो वो 15 दिन बाद शहद कलेक्ट करना होता है। तो उसकी ट्रेनिंग आप देते हैं? उसकी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं जी। और बीच में वैसी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आ जाती है, कभी खादी ग्राम उद्योग बीच में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके माध्यम से सेल्फ हेल्प समूह करके एक होता है, उसके माध्यम से किसी ना किसी रूप में महिलाओं पर कंटिन्यू उनको नई नई जानकारी देने का हमारा रहता है। तो सहयोग कहाँ से मिलता है आपको इन सब कामों को करने के लिए? इनके लिए सर हमने एक सिस्टम बना रखा है जो शायद हमने अभी राजस्थान में छत्तीसगढ़ में ये सेटअप डलवाए थे। तो उनके वहाँ से जो शहद आता है तो उस पैसे सेल आउट हम शहर में करवाते हैं। अगर वो अपने एरिया में बेच पाते हैं तो उनका इनकम का साधन हो जाता है जी। और हम अपना जो है वो हम अपनी इनकम से 10% उसमें लगा के चलते हैं। गवर्नमेंट से कोई फंडिंग काम ना कोई अभी तक ना मिली है, ना हमने कोई ट्राई भी नहीं किया जी। तो ये रहता है। बाकी आप काफ़ी लोग सहयोग के लिए आ जाते हैं, जब लगता है कि भाई ये एक्चुअल में कोई काम कर रहे हैं तो सहयोग वाले लोग आ जाते हैं। काम निष्ठा से करना पड़ता है। तो चुनौतियाँ क्या आई आपके सामने? चुनौतियाँ सबसे बड़ी चुनौती तो ये आती है सर, जिसको भी हम बोलने जाते हैं बताने जाते हैं कि भाई आप रोजगार करो या अपना काम करो तो वो कहते हैं कि आपको क्या लालच है, आप कहाँ से मतलब आपको कोई लाभ होगा जब भी तो आप कर रहे हो। तो उसमें हमें उसको इग्नोर करना पड़ता है। जी। भाई हमें लालच होता तो फिर हम लालच के हिसाब से काम करते। एक्चुअल में उसमें हमारा लालच का पार्ट नहीं होता, एक जिज्ञासा होती है कि भाई जब भगवान ने हमारे को दिमाग और शरीर सही दिया है और अपने घर की ज़रूरतें पूरी होगी तो हम समाज को के लिए आए, समाज के लिए हम इस दुनिया का अगर पार्ट, एक इंसान ऐसा जीव है जो दूसरे की हेल्प कर सकता है। बाकी सब अपने लिए जीते हैं, अपने लिए समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इंसान सभी जीवों को हेल्प कर सकता है और इंसान इंसान को तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जी, बहुत अच्छे आपके विचार हैं कुलबीर जी। और अब क्या आप आगे प्लानिंग क्या है आपकी, क्या करना चाहते हैं? और प्लानिंग तो बहुत बड़ी है जी, लेकिन उनके तरीके से अगर परमात्मा साथ देगा तो मेरा एक तो ये है कि जो भी अगर रोजगार लेस जो बच्चे होते हैं और 8 10वीं के बाद 12वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए हम एक अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं। उसमें जो भी अगर साथी हमारे साथ जुड़े तो अपने गांव से बेरोजगारी ख़त्म करने पर, लोगों को मजबूत करने पर, बेरोजगारी ख़त्म करने का मतलब रोजगार देना ही नहीं होता, वो कुछ काम धंधा ऐसा सिखा दे कि वो गांव में रह के भी 15-20 हज़ार रुपये कमा ले। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपके प्रयास हैं। तो मतलब सोलन आने का आपका क्या मकसद है? जो सोलन आए हैं, क्या आप पहली बार आए हैं? हाँ, सोलन कैसा लगा आपको हमारा सोलन? सोलन में पहली बार आया हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये दिल्ली से चलते हैं शिमला चले जाते हैं, बीच में एक रात यहाँ गुजारें तो बहुत ही एक वैली अलग से लुक है, बहुत साफ़ सुथरा शहर है, वातावरण अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। और ये एक रेडियो स्टेशन में मैं बैठा हुआ हूँ तो ये कि इतने छोटे शहर में, खूबसूरत शहर में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देख के मैं तो आगे जाने का मन नहीं करता कि यहाँ से 2-3 चक्कर लग जाएंगे, अपना यहीं काट लेंगे। तो ये सही रहता है कि भाई सोलन आने का मकसद मेरा ये था कि आपसे कुछ सीखने का भी वो था कि मैं रेडियो स्टेशन टाइप का भी कुछ चीज़ें, ताकि जहाँ भी पॉसिबल हो हम उस चीज़ को बढ़ावा दें कि ये एक संसाधन ऐसा है कम लागत में ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है और ज़्यादा लोगों का हम फायदा कर सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छा, आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है हमें। रेडियो में आप आए, पधारे
आपने इतने अच्छे विचार साझा किए हमारे समुदाय के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे समुदाय में जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे होंगे वो बहुत उत्साहित होंगे और उनके अंदर भी एक प्रेरणा जागृत होगी कि हम भी कुछ समाज के लिए करें। तो अब आपका क्या संदेश है, कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं तो संदेश तो यही है जी कि हम इस धरती पर सब कुछ लेते हैं, चाहे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, चाहे पानी ले रहे हैं, फ्री का भी बहुत कुछ लेते हैं और हम देते कुछ नहीं। तो हम अगर पर्यावरण में इंटरेस्ट रखते हैं तो कम से कम अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक पौधा लगा दें, तो उससे हमारी प्रकृति का बचाव रहेगा। और प्रकृति जब पौधा लगाते हैं तो उससे जल, जीवन, वायु सब चीज़ें स्वस्थ रहती हैं। तो जल का भी प्रभाव पेड़ों से ही है। ऐसा नहीं है कि भाई पेड़ लगा दिया तो जल कहाँ से आएगा। पेड़ उगता है तो प्रकृति उसको बरस के जो देती है ना, वो व्यवस्था करती है। तो मैं तो यही कहूँगा सर, अगर भाई प्रकृति सबसे ज़रूरी है। हम एक टाइम खाना ना खाएं, लेकिन एक सेकंड ऑक्सीजन हमारी रुक जाए तो पता चलता है। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपके विचार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हमारे स्टूडियो में, रेडियो स्टेशन हमारा देखा आपने, जो भी हमारा यहाँ है, तो आगे आप प्रेरित होंगे, एक रेडियो गुड़गांव में आसपास में चलाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत बिल्कुल जी। धन्यवाद।